हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसी से ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए रेलिवेंट है। मेरा इस सेक्टर में 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चनिंग बनाई है। तो इसमें स्पेसिफिक चीज़ें क्या है कि ये क्लास बाय क्लास, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किए। आप ये देखते होंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में जो आपने पढ़े होते हैं लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं। तो इसी को बेस बना के मैंने ये क्वेश्चनिंग बनाई, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप डी ग्रेड का कोई भी एग्ज़ाम दो, उन सारे टेस्ट के लिए ये रेलिवेंट है। ठीक है, अगर आपको जल्दी सक्सेस होना है तो इन सेशन को बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है यार 3 मिनट के लिए, और सब्सक्राइब द चैनल, और ज़रूरतमंद लोगों तक की वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है, जिनके पास रिसोर्स नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,201 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी देश में मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो उत्तर है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो क्वेश्चन क्या है, किसी देश में मानव पूंजी के, कौन सी पूंजी है, मानव पूंजी के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? एक है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य किस प्रकार मानव पूंजी के विकास में सहायता करता है? उत्तर, स्वस्थ व्यक्ति अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बनकर मानव पूंजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वो देश के लिए कुछ कर सकता है, लोगों के लिए कुछ कर सकता है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस प्रकार मानव पूंजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो उत्तर है कि एक शिक्षित व्यक्ति आधुनिक तकनीक के सीखने और राष्ट्र की समग्र उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या क्वेश्चन है कि शिक्षा किस प्रकार मानव पूंजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आंसर है कि एक शिक्षित व्यक्ति आधुनिक तकनीक के सीखने और राष्ट्र की समग्र उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य माना जाता है? तो एक है वास्तविक सस्ता और किफ़ायती ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कि यह आवश्यक है कि बैंक और सरकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में उधार में वृद्धि करें ताकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से लोगों को बचाया जाए। थर्ड वन इज औपचारिक क्षेत्र के ऋणों के विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि सबको ऋण मिल सके। तो आंसर इज ऑल राइट, सभी सही है। क्या क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य माना जाता है? जो सस्ता और किफ़ायती ऋण, सस्ता भी हो और किफ़ायती भी हो ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा कि यह आवश्यक है कि बैंक और सरकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में उधार में वृद्धि करें। ग्रामीण क्षेत्रों में उधार में वृद्धि क्यों करें? ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनको सशक्त किया जा सके, उनका जो जीवन स्तर है उसे ऊपर उठाया जा सके, इसीलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि गांव के लोगों तक ऋण की सुविधा नहीं पहुंच पाती थी, ताकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से लोगों को बचाया जा सके। अनौपचारिक स्रोत कौन हो गए? जैसे पुराने ज़माने कहते हैं ना, मुंशी वगैरह, उस तरीके से बचाया जा सके लोगों को। अगला है कि औपचारिक क्षेत्र के ऋणों के विस्तार करने की आवश्यकता है ताकि सबको ऋण मिल सके। तो ऑल इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को ज्ञान करने का अधिकार है, सही को पहचानिए। फर्स्ट वन है सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो उत्तर है कि 1, उपभोक्ताओं को ज्ञान करने का अधिकार है। आई थिंक यहाँ पे कुछ और है, उपभोक्ताओं को
ज्ञान करने का अधिकार, यहाँ पे कुछ और ही ऐसे सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण परिवार में ऋण का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? तो वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी समितियां हैं, साहूकार है। तो क्या आंसर है? आंसर इज 3 साहूकार। भारत के ग्रामीण परिवार मतलब गांव में जो ऋण का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है कौन है? साहूकार है, क्योंकि गांव में बैंक तो है नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने कराधान का क्षमता सिद्धांत दिया है? तो उत्तर जॉन मेनार्ड किन्स, रॉबर्ट क्लेन, एडम स्मिथ। तो किसने दिया? ये दिया है एडम स्मिथ ने। तो किसने कराधान का क्षमता सिद्धांत दिया है? तो एडम स्मिथ। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एडम स्मिथ ने इसमें से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कराधान का क्षमता सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है, उपभोक्ता का सिद्धांत पर आधारित है, उत्पादकता का सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है फर्स्ट, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 1 राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय के सिद्धांत पर आधारित है, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो आंसर इज क्या है? दमन जोड़ी संयंत्र, मूरी एल्यूमिनियम संयंत्र, मैटूर, बेलगाम। तो भारत का सबसे पुराना जो एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है वो कौन सा है? वो है मूरी एल्यूमिना। तो मूरी एल्यूमिना भारत का सबसे पुराना क्या है? एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र। अगला क्वेश्चन है कि CMIE की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो CMIE की परिभाषा क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो उत्तर द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU से कहते हैं। तो वित्तीय समावेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो वित्तीय समावेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो उत्तर द इनेबलिंग इन्वायरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन द्वारा जारी है। ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आंसर इज द इनेबलिंग इन्वायरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन द्वारा जारी है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के कितने क्षेत्र हैं? तो आंसर इज 5। तो वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के कितने क्षेत्र हैं? तो आंसर इज 5। वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन के कौन कौन से 5 क्षेत्र कहे जाते हैं? तो उत्तर फर्स्ट वन इज शासन व नीति समर्थन, उत्पादन व निगम, नंबर 3 स्थिरता, नंबर 4 उपभोक्ता संरक्षण, नंबर 5 आधारभूत ढांचा। तो वित्तीय समावेशन के कौन कौन से 5 क्षेत्र है? शासन व नीति समर्थन, उत्पादन व निगम, स्थिरता, उपभोक्ता संरक्षण, आधारभूत ढांचा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल समावेशन के कितने मानदंड हैं? तो 4। तो डिजिटल समावेशन के कितने मानदंड हैं? डिजिटल समावेशन के 4 मानदंड हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल समावेशन के कौन कौन से 4 मानदंड हैं? तो फर्स्ट वन इज गैर बैंकिंग मनी जारी करने की अनुमति, दूसरा है वित्तीय सेवाओं में एजेंट की मौजूदगी, तीसरा है ग्राहकों की जांच परख, चौथा है प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण। तो डिजिटल समावेशन के लिए कौन कौन से 4 मानदंड हैं? फर्स्ट वन इज गैर बैंकिंग मनी जारी करने की अनुमति,
दूसरा है वित्तीय सेवाओं में एजेंट की मौजूदगी। तीसरा है ग्राहकों की जांच परख। चौथा है प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। या आरबीआई द्वारा फिनटेक कंपनी, बैंकिंग का काम देखने वाली कंपनी के लिए जारी किया जाता है। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। या आरबीआई द्वारा फिनटेक कंपनी, बैंकिंग का काम करने वाली कंपनी के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष डैश वो अतिथि से आप क्या समझते हैं? आंसर इस वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू सूचना तकनीकी पहल। वित्त के द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत भारतीय बंदरगाह व हवाई अड्डों की निगरानी के लिए आयातित वस्तुओं कस्टम क्लियरेंस में तेजी के लिए समिति। तो क्या क्वेश्चन है कि आयुष डैश वो अतिथि से आप क्या समझते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सूचना तकनीकी पहल है। वित्त के द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत भारतीय बंदरगाह व हवाई अड्डों की निगरानी के लिए आयातित वस्तुओं कस्टम क्लियरेंस में तेजी के लिए समिति। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड किसका एक अंग है? तो उत्तर है कि वित्त के अधीन राजस्व विभाग का यह एक अंग है। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आदि में शामिल है। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड किसका एक अंग है? तो आंसर इज वित्त के अधीन राजस्व विभाग का यह एक अंग है। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आदि में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी संग्रहण व नारकोटिक्स तस्करी से जुड़े मामलों को कौन देखता है? तो आंसर इस केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। तो जीएसटी संग्रहण व नारकोटिक्स तस्करी से जुड़े मामलों को कौन देखता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का पहले क्या नाम था? तो आंसर इस पहले इसका नाम केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड था। इसका नया नाम आयुष देश के साथ मिलकर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका नाम है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। याद रहा क्योंकि कई बार स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि इसका पहले क्या नाम था। ठीक है, अगला है अध्याय 5, भारत में मानव पूंजी निर्माण शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का शिक्षा पिरामिड पाया जाता है? तो आंसर इस भारत में शिक्षा पिरामिड नुकीला है। यह दिखाता है कि उच्च शिक्षा तक बहुत कम लोगों की पहुंची। ठीक है, तो किस प्रकार का शिक्षा पिरामिड भारत में पाया जाता है? नुकीला, त्रिभुज की तरह नुकीला पाया जाता है। ठीक है, अगला अध्याय 6, ग्रामीण विकास। क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास के लिए कौन सी चीज़ होना अनिवार्य है? तो उत्तर है साक्षरता, नारी शिक्षा, शिक्षा और कौशल विकास। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना अनिवार्य? एक साक्षरता होनी चाहिए, नारी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए और कौशल विकास होना चाहिए। सेकंड वन है स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन व स्वास्थ्य दोनों। स्वास्थ्य भी होना चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए, भोजन व स्वास्थ्य दोनों होना चाहिए। अगला है भूमि सुधार। फोर्थ वन इज प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास हो। प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास। फिफ्थ वन बिजली, सिंचाई, रेल सुविधा, ग्राम सड़क निर्माण, राज्य में राज्य मार्ग बनाना, कृषि अनुसंधान, सूचना प्रसारण आदि। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक बैंकिंग कब आरंभ की गई थी? तो उत्तर है कि 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ की गई थी समाज के लिए। तो सामाजिक बैंकिंग 1969 में। तो सामाजिक बैंकिंग कब शुरू की गई थी? 1969 में सामाजिक बैंकिंग समाज के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंक कब शुरू किए गए थे?
तो उत्तर है कि सहकारी बैंक, जिन्हें लीड बैंक भी कहा जाता है, 1969 के आसपास शुरू किए गए। तो सहकारी बैंक कब शुरू किए गए थे? सहकारी बैंक, जिन्हें लीड बैंक भी कहते हैं, 1969 के आसपास शुरू किए गए थे। और उसने नाबार्ड की स्थापना कब की थी? तो इस सबको बताया होगा 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम, कई बार, मैक्सिमम बार, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई, 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड। संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है कि गांव में कौन कौन सी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध देने वाले बैंक हैं? तो गांव में अनेक बैंक, जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक आदि आते हैं। तो गांव में कौन कौन से बैंकिंग सुविधा देने वाले बैंक हैं? गांव में अनेक बैंक, जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी तथा भूमि विकास बैंक आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो उत्तर नाबार्ड शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के द्वारा 12 जुलाई 1980 को बनाया गया था, ठीक है। तो नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? नाबार्ड शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के द्वारा 12 जुलाई 1900 यहाँ पे 82 था, 12 जुलाई 1982 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 द्वारा किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो आंसर इज नाबार्ड। हालांकि केरल की निर्धन महिलाओं द्वारा कौन सा बैंक बनाया गया? तो केरल में 1995 में कुटुम्बश्री स्वयं सहायता समूह बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा गया, ठीक है, कि कुटुम्बश्री बैंक जो है कहाँ का फेमस बैंक है? तो केरल की निर्धन महिलाओं द्वारा कौन सा बैंक बनाया गया था? केरल में 1995 में कुटुम्बश्री स्वयं सहायता समूह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास की एक आलोचना क्या हो सकती है? तो उत्तर है कि बैंकिंग व्यवस्था की तरह प्रसार का ग्रामीण कृषि व गैर कृषि उत्पाद का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति के बाद किसानों को दिए, परंतु अभी भी बैंक की व्यवस्था उचित नहीं बनी। तो क्या क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास की एक आलोचना क्या हो सकती है? तो आंसर इज बैंकिंग व्यवस्था की तरह प्रसार का ग्रामीण कृषि व गैर कृषि उत्पाद का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति के बाद किसानों को दिए, परंतु अभी भी बैंक की व्यवस्था उचित नहीं बनी। अगला क्वेश्चन है कि PSL का क्या अर्थ है? PSL का क्या अर्थ है? तो उत्तर प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, 40% आरक्षित लोन RBI द्वारा इसके अंतर्गत अपने पास रखा जाता है। तो PSL का क्या अर्थ है? प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, इसके तहत जो 40% आरक्षित लोन RBI द्वारा इसके अंतर्गत अपने पास रखा जाता है। अलग से कृषि विपणन व्यवस्था क्या है? तो उत्तर है कि उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पैकिंग के लिए वर्गीकरण आदेश में शामिल है। 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडार सुविधा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो कृषि विपणन व्यवस्था क्या है? तो उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पैकिंग के लिए वर्गीकरण आदेश में शामिल है। 10% से अधिक कृषि उत्पाद भंडार सुविधा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। मतलब कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधा नहीं है, इसके कारण जो भी कृषि प्रोडक्ट है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि विपणन के कौन से 4 पहलू हैं? तो उत्तर व्यवस्थित एवं पारदर्शी वितरण की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना। तो कृषि विपणन के कौन से 4 पहलू हैं? व्यवस्थित एवं पारदर्शी वितरण की दशाएं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना। दूसरा कि सड़क, रेल मार्ग, भंडारण गृह, गोदाम, प्रसंस्करण इकाई का विकास। तो दूसरा क्या है? सड़क,
रेल मार्ग, भंडारण गृह, गोदाम, प्रसंस्करण इकाई का विकास। अगला क्वेश्चन अगला है, सरकार विपणन द्वारा किसानों उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ करवाना। अगला क्या है कि सरकार जो है विपणन द्वारा किसानों और उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ करवाना। नेक्स्ट है कि नीतिगत साधन कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो नीतिगत साधन कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है। तो कृषि विपणन के ये 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम किसको सुरक्षित भंडारण की सुविधा देता है। तो आंसर, भारतीय खाद्य निगम केवल गेहूं चावल के लिए सुरक्षित भंडारण के लिए रख रखाव की सुविधा देता है, बाकी पर नहीं। तो भारतीय खाद्य निगम किसको सुरक्षित भंडारण की सुविधा देता है, गेहूं और चावल पर देता है। अगला क्वेश्चन है कि ई नैम की शुरुआत कब की गई थी। तो 14 जुलाई 2022 को। तो ई नैम की शुरुआत कब की गई थी, 14 जुलाई 2022 को। तो ई नैम, ठीक है, ई नैम की शुरुआत 14 जुलाई 2022 को की गई थी। तो ई नैम पोर्टल में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो उत्तर की कृषि का व्यवसायीकरण, सरकार का हस्तक्षेप न हो, प्रत्यक्ष अनुबंध आदि चीज इसमें शामिल थी। तो ई नैम पोर्टल में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। उत्तर की कृषि का व्यवसायीकरण, सरकार का हस्तक्षेप न हो, प्रत्यक्ष अनुबंध आदि चीजें इसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादक गतिविधियों की विविधीकरण में कौन कौन सी चीज शामिल थी। तो इसके 2 पहलू थे, वो कौन कौन से थे। फसलों के उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन, दूसरा है श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य कार्य से पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, गतिशील अवघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पर्यटन को शामिल करना। तो उत्पादक गतिविधियों की विविधीकरण में कौन कौन सी चीज शामिल थी। तो आंसर है जिसके 2 पहलू थे। फर्स्ट वन इज फसलों के उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन, दूसरा है श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य कार्य से पशुपालन हो गया, मुर्गी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, गतिशील अवघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पर्यटन को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परंपरागत कृषि उद्योगों में किन्हें हम रख सकते हैं। तो उत्तर है मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्पकला, हथकरघा आदि को इसमें हम रख सकते हैं। अगर उसने कि तनवा कृषि परंपरा कहाँ की महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी। तो उत्तर है तनवा कृषि परंपरा महिलाओं ने तमिलनाडु में शुरू की थी। तो तनवा कृषि कहाँ से संबंधित थी, ये तमिलनाडु की महिलाओं ने शुरू की थी। अगला है आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। इसमें सांसद गांव को गोद लेते थे, ठीक है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की थी, 2014 में। इसमें सांसद जो है गांव को गोद लेते थे विकास के पर्पज से। नेक्स्ट टॉपिक इज धारणीय विकास एवं जैविक कृषि। क्वेश्चन है कि जैविक कृषि में क्या क्या प्रावधान शामिल है। तो उत्तर है कि जैविक कृषि पर्यावरणीय असंतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण व संवर्धन करती है। एशिया में 6% जैविक कृषि की जाती है। तो जैविक कृषि में क्या क्या प्रावधान है। जैविक कृषि पर्यावरणीय असंतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण व संवर्धन करती है। एशिया में 6% जैविक कृषि की जाती है। तो अगला है अध्याय 7 रोजगार समृद्धि व अनौपचारिकता। अध्याय 7 रोजगार समृद्धि व अनौपचारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं। तो उत्तर है कि देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी किसे कहते हैं। तो आंसर है देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम किस नाम से जानते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें श्रमिक कहा जाता है। सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें श्रमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांव में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो गांव में प्रच्छन्न और मौसमी दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो गांव में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? गांव में प्रच्छन्न और मौसमी दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला है कि 2011-2012 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने श्रमिक हैं? तो आंसर 2011-12 के अनुसार भारत में कुल श्रम शक्ति 473 मिलियन है। 473 मिलियन में से 3/4 श्रमिक गाँव में रहते हैं। मतलब 4 में से 3 बंदे श्रमिक हैं, वो गाँव में रहते हैं। तो कितने मिलियन जो है श्रमिक है 2011-2012 के अनुसार? 473 मिलियन। अगला क्वेश्चन है कि समानता आर्थिक क्रियाओं को कितने औद्योगिक वर्गों में बांटा जाता है? तो आंसर समानता आर्थिक क्रियाओं को 8 औद्योगिक वर्गों में बांटा जाता है। तो समानता आर्थिक क्रियाओं को कितने औद्योगिक वर्गों में बांटा जाता है? समानता आर्थिक क्रियाओं को 8 औद्योगिक वर्गों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं के 8 औद्योगिक वर्ग कौन से हैं? तो वो है कृषि, खनन विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, निर्माण कार्य, वाणिज्य, परिवहन व भंडारण सेवाएं आदि इसमें शामिल है। तो आर्थिक क्रियाओं के 8 औद्योगिक वर्ग कौन से हैं? कृषि, खनन विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कार्य, परिवहन व भंडारण सेवाएं आदि इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं? तो आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, उत्खनन आदि शामिल होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, खनन होता है, उत्खनन आदि इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती है? तो आंसर विनिर्माण, निर्माण से हम कहते हैं विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण कार्य आदि इसमें आती है। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जैसे निर्माण कार्य, विद्युत से संबंधित कार्य, गैस, जलापूर्ति, निर्माण कार्य आदि इसमें आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? आंसर परिवहन व भंडारण सेवाएं इसमें शामिल की जाती हैं। कौन सी? परिवहन व भंडारण सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। और हमारी जीडीपी में तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है कि समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? तो उत्तर समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना में 1960 से 2010 की अवधि में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि या समृद्धि दर रोजगार दर से अधिक रही, किंतु भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कुछ उतार चढ़ाव आते रहे। रोजगार दर 2% बनी रही। यहाँ जीडीपी बेरोजगारी के बीच काफ़ी अंतर है। हम रोजगार सृजन के बिना ही आर्थिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में सफल रहे। ठीक है, तो समृद्धि और परिवर्तन से रोजगार संरचना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि हम रोजगार सृजन के बिना ही आर्थिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में सफल रहे। इस परिवर्तन को अर्थशास्त्री ने क्या नाम दिया? तो समृद्धि। तो क्या क्वेश्चन है कि हम रोजगार सृजन के बिना ही आर्थिक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में सफल रहे, तो इस परिघटना को अर्थशास्त्री ने क्या नाम दिया? तो इसे कहते हैं समृद्धि। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि अनियतीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर है कि स्वरोजगार व नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार में जाना अनियतीकरण कहते हैं। तो अनियतीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर है स्वरोजगार व नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार में जाना अनियतीकरण कहते हैं। अगला कि भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है न सामाजिक सुरक्षा, न पेंशन, न जॉब की गारंटी। तो भारतीय श्रम बल की अनौपचारिकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होता है? न सामाजिक सुरक्षा होती है, न पेंशन होती है, न जॉब की गारंटी होती है।
अनौपचारिक क्षेत्र में कौन आते हैं? जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग। अगला क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में औपचारिक संगठन किन्हें माना जाता है? तो निजी क्षेत्र में औपचारिक संगठन किन्हें माना जाता है? तो उत्तर है कि सार्वजनिक क्षेत्र वो 10 से अधिक कर्मचारी को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र भी संगठित या औपचारिक माने जाते हैं। तो निजी क्षेत्र में भी औपचारिक संगठन किन्हें माना जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र वो 10 से अधिक कर्मचारी को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र भी संगठित या औपचारिक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक क्षेत्र की रचना कौन करते हैं? तो उत्तर अन्य सभी उद्यम व उनमें कार्य करने वाले मिलकर अनौपचारिक क्षेत्र की रचना करते हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र की रचना कौन करते हैं? तो आंसर है अन्य सभी उद्यम व उनमें कार्य करने वाले मिलकर अनौपचारिक क्षेत्र की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन निकालता है? तो उत्तर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSO जिसे हम कहते हैं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निकाला जाता है। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार बेरोजगार किसे माना जाता है? तो उत्तर अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोई व्यक्ति आधे दिन में मतलब हाफ डे में 1 घंटे भी काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। तो बेरोजगार कौन है? जिन्हें एक दिन का जो आधा हाफ डे है उसमें 1 घंटे का भी काम जिसे न मिले उसे बेरोजगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी के भारत में 3 स्रोत कौन से हैं? तो 1 भारत की जनगणना रिपोर्ट, NSS की रोजगार व बेरोजगारी अवस्था संबंधी रिपोर्ट, NSS नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं NSSO। अगला है रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति। तो बेरोजगारी के बाद में 3 स्रोत ये हैं, ठीक है, याद रखने। भारत की जनगणना रिपोर्ट, NSSO की रोजगार व बेरोजगारी अवस्था संबंधी रिपोर्ट, रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो आंसर खुली बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, जिससे ये बेरोजगारियाँ पाई जाती हैं। अलग होता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहा जाता है? उत्तर बैंकों का टेक्निकल ढांचा जिसमें बदला गया हो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब बैंकों में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह आ गए, ठीक है, उसके कारण लोग बेरोजगार हो गए तो उसे कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि एक से दूसरी जॉब के बीच के समय को कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? तो घर्षण बेरोजगारी। एक से दूसरी जॉब के बीच के समय को मतलब एक जॉब आपके पास है वो छूट गई, ठीक है, उसके बाद आप खाली समय रहे, ठीक है, आपके पास कोई जॉब नहीं है तो उस समय को कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। अलग उसने कि चक्रीय बेरोजगारी कब आई थी? तो मंदी के समय 1929 में। जो चक्रीय बेरोजगारी कब आई थी? मंदी के समय 1929 में चक्रीय बेरोजगारी आई थी। अलग उसने चक्रीय बेरोजगारी में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? अपर्याप्त पूंजी, जनसंख्या में वृद्धि, अवसंरचना में कमी, मांग में कमी, कठोर श्रम कार्य, कठोर विनिर्माण क्षेत्र, आय की असमानता आदि इसमें शामिल होती है। तो ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर उसने कि मानव पूंजी भौतिक पूंजी संबंधी कौन सा सत्य है? तो मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, वही भौतिक पूंजी निर्माण आर्थिक तकनीकी प्रक्रिया है। सेकंड वन इज मानव पूंजी अदृश्य होती है, भौतिक पूंजी सदृश्य होती है। मानव पूंजी से केवल एक व्यक्ति लाभान्वित होता है, समाज नहीं। चौथा है मानव पूंजी प्रभाव भौतिक पूंजी से जटिल होता है। तो आंसर है 3। इसमें से भी कौन सा सत्य है? सत्य नहीं आता, असत्य आना था, क्योंकि 3 गलत है, ठीक है। मानव पूंजी से केवल एक व्यक्ति लाभान्वित नहीं होता बल्कि इसके साथ ही समाज भी लाभान्वित होता है, ठीक है। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। जैसे मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, वही भौतिक पूंजी निर्माण आर्थिक तकनीकी प्रक्रिया है। मानव पूंजी अदृश्य होती है, ठीक है, मानव पूंजी दिखती नहीं है। भौतिक पूंजी सदृश्य, भौतिक पूंजी जो है दिखाई देती है। चौथा है कि मानव पूंजी प्रभाव भौतिक पूंजी से जटिल होता है, तो ये भी सही है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार करें। फर्स्ट वन इज केवल शहरी क्षेत्र में पुरुषों की श्रम शक्ति की भागीदारी महिलाओं से अधिक है। क्या है कि केवल शहरी क्षेत्र में पुरुषों की श्रम शक्ति की भागीदारी महिलाओं से अधिक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि गांव में नहीं है, गांव में भी महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। दूसरा है कि अनियत रोजगार में महिलाओं का अंश पुरुषों से अधिक है। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं। अनियत रोजगार में महिलाओं का अंश पुरुषों से अधिक है। अनियत बेरोजगार क्या होंगे? अनौपचारिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में मैनुअल मजदूरी करने वाले लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण संबंधी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। क्या विनिर्माण संबंधी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र में आती हैं? दूसरा है कि शहरी श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा सही है? तो आंसर है सेकंड सही है। तो विनिर्माण संबंधी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र में नहीं आती है, ठीक है। और दूसरा सही क्यों है? क्योंकि शहरी श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार तृतीय क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत है? शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य, आधुनिक उद्योगों की स्थापना, प्रवसन। तो इनमें से कौन मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत है? तो आंसर इज 1 2 4। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। दूसरा है स्वास्थ्य, उसके बाद है प्रवसन। तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना से मानव पूंजी का कोई निर्माण नहीं होगा, ठीक है। उद्योग बनाने से मानव पूंजी का निर्माण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार में किस आयु के बच्चे आते हैं? तो आंसर 6 से लेके 14th ईयर के 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन है विचार। फर्स्ट वन इज वे सभी क्रियाएं जो जीडीपी में योगदान करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या सभी क्रियाएं कहलाती हैं? अगला है वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं क्या वे श्रमिक कहलाते हैं? अगला है स्व नियोजन में लगे व्यक्ति भी श्रमिकों में आते हैं। तो स्व नियोजन में लगे व्यक्ति भी श्रमिकों में आते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो आंसर इज 1 2 3 सभी सही है। वे सभी क्रियाएं जो जीडीपी में योगदान करती हैं वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, यस। दूसरा वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं, यस। तीसरा स्वयं नियोजन में लगे व्यक्ति भी सभी श्रमिकों में आते हैं, यस। तो सारे सही हैं, ठीक है। अगला एक सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में, 2019 फर्स्ट वन 2015 में शुरू, सेकंड वन 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांव मॉडल गांव बनाने हैं। थर्ड वन इस केवल मैदानों के लिए यह योजना है। इनमें से कौन सा सही है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2019 तक, 2019 में शुरू की गई थी। 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांव मॉडल गांव बनाने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बैंकिंग संस्था ग्रामीण क्षेत्र की संस्थागत संरचना हेतु ऋण देते हैं? तो व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सहकारी समितियां और भूमि विकास बैंक। तो कौन सी बैंकिंग संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत संरचना हेतु ऋण देते हैं? तो ये सभी देते हैं। व्यावसायिक बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? मौसमी, अनैच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है क्योंकि बारिश नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार द्वारा किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए की गई थी? तो आंसर 1 नाबार्ड। तो भारतीय सरकार द्वारा किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए की गई थी? तो आंसर इज 1 नाबार्ड। अगला है महिला कार्यक्रम कुटुंबश्री कहाँ से संबंधित है? आंसर इज केरल से संबंधित है। 1995 में स्वयं सहायता समूह लघु वित्त निगम के माध्यम से शुरू किया गया था, ठीक है। तो महिला कार्यक्रम कुटुंबश्री केरल से शुरू हुआ था। 1995 में स्वयं सहायता समूह लघु वित्त निगम के माध्यम से शुरू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि अति लघु सह कार्यक्रम संबंधित है या स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। अति लघु सह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय पशुधन में सर्वाधिक योगदान किसका है। गाय का, मुर्गी का, भेड़ और भैंस। आंसर इज सेकंड मुर्गी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है, मैंने भी फेस किया है कि भारतीय पशुधन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो मुर्गी पालन का, क्योंकि भाई आपको पता है कि मुर्गी का पालन क्यों किया जाता है, फॉर बिजनेस पर्पज। अगर क्वेश्चन कि भारत का फल व सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो आंसर है दूसरा। फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, फल सब्जी में दूसरा। अगला रोजगार व समृद्धि का सर्वोच्च वर्णन कौन सा है। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है। थर्ड वन इज रोजगार में पुरुष श्रमिकों का अनुपात महिला श्रमिकों से अधिक होना। फोर्थ वन इज अर्थव्यवस्था में गरीबी रेखा से नीचे वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि। तो रोजगार समृद्धि का सर्वोच्च वर्णन कौन सा है, तो आंसर इज दो। अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही वस्तु व सेवाओं का उत्पादन। रोजगार है नहीं और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है फिर। अगला क्वेश्चन है कि एनएसएसओ को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो एनएसएसओ को हिंदी में हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो आंसर इज फर्स्ट। मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, फर्स्ट। तो मछली उत्पादन में भारत का वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान है, पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। वन, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। दूसरा, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं। श्रमिकों की समान उत्पादकता शून्य, श्रमिक उत्पादन नीचा। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो आंसर है तीन, श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। आपको तो पता है कि गांव में अगर किसी काम को करने में अगर दो व्यक्तियों की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे चार व्यक्ति काम कर रहे हो, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, जो फसल निकलनी है वो उतनी निकलनी है जितनी पहले सोची थी, तो उससे कहते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है वैसा। अगला क्वेश्चन है कि कथन ग्रामीण श्रमिकों का अनुपात शहरी श्रमिकों से अधिक है। कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित होते हैं। तो उत्तर कथन सही है, कारण सही है, वह कारण कथन की सही व्यक्ति की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। वन इज नियमित रोजगार, अनियमित। सेकेंड इज वेतनभोगी रोजगार, स्वरोजगार। भारतीय लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, स्वरोजगार है, ठीक है। भारतीय लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है स्वरोजगार। अगला क्वेश्चन है इनसाइड ट्रेडिंग सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। इनसाइड ट्रेडिंग का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। वन, इसका तात्पर्य सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी जो भी अभी तक सार्वजनिक नहीं है उसका उपयोग कर उन्हें खरीदने या बेचने से। सेकेंड वन इज सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा आपूर्ति की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। इसमें शामिल लेन देन के लिए पूर्ण उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करना होता है। थर्ड वन इज इसका तात्पर्य सीधे किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के जरिए किसानों द्वारा की जाने वाली खरीद बिक्री से। फोर्थ वन इज यह स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वयं के बीच खरीद व बिक्री को संदर्भित करता है। तो आंसर इज वन। ओ इनसाइडर ट्रेडिंग की सबसे अच्छा वर्णन क्या है, किसका तात्पर्य सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों की अंदरूनी जानकारी जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई का उपयोग कर उन्हें खरीदने या बेचने से है। तो अगला है अनरेटेड ऋण किसे कहते हैं। तो आंसर इज अनरेटेड ऋण, जैसे एनपीए जैसे एनपीए इसे कहते हैं। इनको एजेंसियों जैसे मूडीज आदि कोई रेटिंग नहीं देती। तो अनरेटेड ऋण इसे एनपीए कहते हैं। एनपीए क्या होता है, ठीक है, आपको तो पता होगा। जिनको एजेंसियां जैसे मूडीज आदि कोई रेटिंग नहीं देती, जैसे माल्य वगैरह भागे, ठीक है, एनपीए करके चले गए, पैसा ले गए, ठीक है, और वापस किया नहीं, उसे कहते हैं एनपीए।
अगला है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट किससे संबंधित है? आंसर आरबीआई ने 2014 में एनपीए जोखिम संबंधी डाटा इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। तो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट किससे संबंधित है? आरबीआई ने 2014 में एनपीए जोखिम संबंधी डाटा इकट्ठा करने के लिए बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि सकल मूल्यवर्धन कब शुरू की गई थी? तो आंसर सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड 2015-2016 से शुरू हुई थी। देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र प्राथमिक द्वितीय तृतीय द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तु सेवाओं के उत्पादन का मौजूद मूल्य है। तो सकल मूल्यवर्धन कब शुरू की गई थी? तो आंसर सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड 2015-2016 से शुरू हुई थी। देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तु सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल है। तो मौद्रिक मूल्य कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है। तो जीवीए में कौन सी चीज़ें साथ में शामिल की जाती है? तो आंसर जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस उत्पादन पर कर। तो जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस उत्पादन पर कर। अगर उसने बेरोजगारी में कौन कौन से कारण है? बेरोजगारी के कौन कौन से कारण है? 1 पूंजी की अपर्याप्तता, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा आधारिक संरचना में कमी, चौथा वस्तुओं सेवाओं में कमी, पांचवा कठोर श्रम कानून, छठा है निर्माण क्षेत्र कमजोर। ठीक है, तो बेरोजगारी की ये सारे ही कारण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आय की असमानता, पूंजी प्रधान उद्योगों को बढ़ावा, वैश्वीकरण, मुद्रा की विनिमय दर किसके बारे में हमें बताते हैं? यह हमें बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। तो पूंजी प्रधान उद्योग, आय की असमानता, वैश्वीकरण, मुद्रा की विनिमय दर किसके बारे में बताते हैं? बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारणतः हमें बेरोजगारी के क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? उत्तर अपराध में बढ़ोतरी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रतिस्पर्धा, सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता, जीवन का निम्न स्तर, गरीबी, असमानता में वृद्धि, सब्सिडी सहायता के कारण सरकारी व्यय में वृद्धि। अगला है अध्याय 8 आधारिक संरचना। क्वेश्चन है कि आधारिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर है कि यह औद्योगिक व कृषि उत्पादन से संबंधित घरेलू विदेशी व्यापार व वाणिज्य क्षेत्र में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, गैस पाइपलाइन, संचार, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल, बैंक, बीमा और वित्तीय संस्था, मुद्रा प्रणाली आदि में शामिल आते हैं। लोगों द्वारा आधारिक संरचना को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? तो आंसर 2। तो लोगों द्वारा आधारिक संरचना को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? तो आंसर 2। लोगों द्वारा आधारिक संरचना को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? 2। अगला है आधारित संरचना को कौन सी 2 श्रेणी में बांटा जाता है? उत्तर सामाजिक व आर्थिक श्रेणी में। तो आधारिक संरचना को कौन सी 2 श्रेणी में बांटा जाता है? सामाजिक व आर्थिक। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 15,300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सामाजिक संरचना से संबंधित चीज़ों में कौन कौन से शामिल है? तो ऊर्जा, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सामाजिक संरचना में आते हैं। ठीक है, सो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक तो बनता है, तेरी मेहनत करिएगा, और कमेंट तो कर ही सकते हो, शेयर कर ही सकते हो, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं आप उन तक वीडियो पहुंचा सकते हो। सो अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाके जो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा इस सेक्टर में 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चनिंग बनाई है। ठीक है, तो आपको 100% इन चीज़ों के ऊपर रिलाय रहना है, और प्रेजेंट टाइम में भी एनसीईआरटी से 70-80 70-80% तक क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी बेस मजबूत है तो भाई कोई भी एग्ज़ाम आपका आराम से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।